अच्छा तो भाई आज जो है हम PHP माई एडमिन जो कि हमारे पास जैम की तरफ से एक वेब बेस्ड माई एसक्यूएल DBMS आता है। ठीक है, वो होता है आपके पास सॉफ्टवेयर यानी कि UI बेस्ड। उसके अंदर यूजर इंटरफेस होता है, आपके लिए आसानियां होती हैं, आप क्लिक से टेबल बना सकते हो, क्लिक से टेबल बना सकते हो, डेटाबेस वगैरह हर चीज। ठीक है, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, बजाय इसके कि शेल पे कोई गलती हो जाए तो फौरन एडिट कर लो। शेल पे तो पीछे कमांड पे जाने के लिए दोबारा से लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलते हैं जैम की तरफ। देखो MySQL यानी कि MariaDB या MySQL को यूज करने के लिए तो आपको पता है MySQL की सर्विस चलानी है, जो हम वही अभी तक हम चला रहे थे। लेकिन वो जो हमारा PHP मैडमिन की लोकल वेब है वो चलती है सर्वर के ऊपर। ठीक है, और जैम्प आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है अपाची। अपाची क्या करता है कि आपकी लोकल मशीन के अंदर एक लोकल सर्वर क्रिएट करता है, जिसके ऊपर जितनी भी बैकएंड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन करता है, जिनको सर्वर्स की नीड होती है। इसी तरह जो PHP माई एडमिन का वेब है वो भी आपके पास अपाची के लोकल सर्वर के ऊपर चलता है। तो अगर आपको PHP माई एडमिन यूज करना है तो आपको इस सर्विस को भी अब स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हमें ये नीड नहीं पड़ रही थी क्योंकि हम किसी भी लोकल सर्वर पे नहीं चला रहे थे, तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, अब हमें नीड पड़ेगी। अच्छा भाई, अब आप जो है इस लोकल सर्वर को एक्सेस कैसे करोगे? यहाँ पर अपाची के आगे पोर्ट्स के अंदर पोर्ट नंबर लिखी हुई है, कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है? 80। ये आपको पता होनी चाहिए, आपकी डिफरेंट हो सकती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अच्छा भाई, अब कैसे चलना है? अब लोकल सर्वर को हम कहते हैं मशीन के अंदर लोकल होस्ट, क्या कहते हैं? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आपने लगाना है कॉलन। कॉलन के बाद आपने अपाची की पोर्ट नंबर लिखनी है, जो कि हमारे पास क्या थी? 80। 80। ठीक है, ये करने के बाद जैसे ही आप, अरे 70 80, जैसे ही आप ये करोगे, क्या हुआ? जैम सर्विस बंद हो गई? लोकल होस्ट 80, लोकल लोकल होस्ट 80/PHP माइड में। नहीं ना, डायरेक्ट भी आता है यार, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। वो अपाचे का आपको वेब दिखाता है। तो आप क्या लिखते हो? लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट ये है कि जब आपने जैम में ओपन किया तो आप यहाँ से जो है ना अपाची के एडमिन पे क्लिक करोगे तो अपाची के एडमिन पे चले जाओगे। ठीक है, अपाची का एडमिन कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पे अपाची के बारे में और उसकी कम्युनिटी के बारे में बताया जाएगा। आपको माई स्किल के एडमिन यानी कि उसके डैशबोर्ड पे जाना है, तो आप माई स्किल के आगे जो एडमिन का बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको PHP माई एडमिन खोल के देगा। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास साइड बार के अंदर ये सारी चीज आपको दिखा रहा है, ये आपको डेटा बेसिस दिखा रहा है तो जो बने हुए हैं। ठीक है, इसमें हमारे वाले भी होंगे। देखो जैसे हमने एक ड्राइव नाम का बनाया था, इसको अगर मैं खोलूँ तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट कोर्सेज और ये सारी चीजें इसके अंदर बनाई थी। ठीक है, नहीं हमारे वाला नहीं है, तो कुछ माई ड्राइव करके बनाया था शायद। ये रहा स्टूडेंट्स और सिटीज का। तो यहाँ देखो आपके पास रजा नाम का हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, वो सब यहाँ आ रहा है क्योंकि सिंक्ड है उसके साथ, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं आपको आहिस्ता 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 बताऊंगा। ठीक है, कुछ काम की है, कुछ काम की नहीं है, कभी कभी यूज होती है, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर ना टॉप बार में जो ग्रे कलर की जो लाइन है ना, ये वाला जो पार्ट है ग्रे वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फ्लो डिफाइन होता है कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ है। देखो मैंने सर्वर के अंदर डेटाबेस सेलेक्ट किया हुआ है जिसका नाम क्या है? माई ड्राइव। और उसके अंदर टेबल सेलेक्ट किया हुआ है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। अगर आपको ऐसी क्वेरी चलानी है जो डेटाबेस से रिलेट करती है तो आपको डेटाबेस के अंदर आना है, याद रखना है। तो टेबल के अंदर चलानी है तो टेबल सेलेक्टेड हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, अगर मुझे डेटाबेस बनाना है इसका मतलब डेटाबेस के भी बाहर आना पड़ेगा। डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस के भी बाहर यानी सर्वर पे आए। अब यहाँ पर आप कमांड का लिखोगे, यहाँ कमांड लिखने के लिए आपके पास ये जो बटन है ना SQL का, बस हमेशा आपने ये याद रखना है ना। इस SQL बटन पे गए और यहाँ पे आपके पास एक पैड खुल जाएगा, क्वेरी बॉक्स, उसके अंदर आप लिख सकते हो। मैंने कहा क्रिएट कर दो एक
डेटाबेस जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया एपटेक, एपटेक नाम का बना हुआ होगा, डबल एच कर दिया मैंने, क्या नाम रख दिया, एपटेक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, इस क्वेरी को चलाने के लिए एंटर तो है नहीं, एंटर, एंटर के बजाय आपके पास यहाँ पर नीचे गो का बटन है। ठीक है, ये आपके पास चल गई एसक्यूएल रिटर्न एंड एम्प्टी सेल रिजल्ट्स। ठीक है, और ये आपके पास चल गई, टिक आ गया, एरर आएगा तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एपटेक नाम का डेटाबेस बन गया। ऐसा ही है। अब इसमें टेबल बनाने का, तो टेबल बनाने से पहले आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। क्या करोगे, जिसमें टेबल बना रहे हो उस डेटाबेस पे क्लिक करोगे, तो अगर यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं है डेटाबेस तो टेबल क्रिएट नहीं होगा। वो कहेगा किस में बनाऊंगा, आप पहले डेटाबेस तो सेलेक्ट करो। यहाँ पर यूज नहीं चलती। ठीक है, इसमें हम यूज चलाते थे ना, डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब डेटाबेस के एसक्यूएल क्वेरी बॉक्स के अंदर आके आपने लिखा क्रिएट कर दो टेबल। ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम का, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट डाला, एंटर किया। मैंने कहा एक आईडी बना दो इंटीजर टाइप की, जो कि क्या होगी, प्राइमरी की होगी। आपको सजेशंस भी मिल जाती हैं जिससे आपका काम आसान हो जाता है। ऑटो इंक्रीमेंट होगी और नेम होगा, और इसके अलावा वेरिएबल करेक्टर लेंथ नेम की जो है वो क्या होगी, 30 होगी। इसके अलावा ईमेल होगी एंड वगैरह वगैरह। अच्छा, गो का एक और शॉर्टकट है, और वो है आपके पास कंट्रोल एंटर। क्वेरी लिखी है, कंट्रोल एंटर मारा, गो हो जाएगा, कंट्रोल एंटर। ठीक है, बन गया भाई टेबल। देखो एपटेक के डेटाबेस के अंदर एक टेबल नजर आ रहा है मुझे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे स्टूडेंट्स को जो है ना यहाँ पर दिखा देगा। देखो ये रहा टेबल, आईडी और नेम आ रही है। अब टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर ऊपर आ रहा है, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर में गए, देखो स्ट्रक्चर दिखा, आईडी है, इस टाइप की है, एट्रीब्यूट्स, नल, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, सब कुछ जो हमें शेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पर आसानी होती जा रही है ना। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आपने इसके अंदर क्रिएट करना है। ठीक है, अब वापस से आपको करना है तो आप एसक्यूएल के अंदर है, और एसक्यूएल के अंदर आके आपने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट, स्टूडेंट्स। यहाँ टेबल का नाम भी आ जाता है। कंट्रोल एंटर मारा, आपके पास आ गया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था तो देखो खाली आ रहा है टेबल। ऐसा ही है। अब यहाँ पर वापस एसक्यूएल के अंदर गए, मैंने कहा इंसर्ट कर दो, क्या इंसर्ट कर दो, इनटू स्टूडेंट्स। क्या इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, खाली बच्चे का क्या इंसर्ट करना है, नेम, क्योंकि वो आईडी पे तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा वैल्यूज इंसर्ट कर दो। वैल्यूज क्या डालोगे भाई, आपने वैल्यू दे दी, पहली आपने दे दिया मास। ठीक है, कॉमा लगाया, फिर दूसरा आपने दे दिया, फिर आपने यहाँ दे दिया हसन। ठीक है, आपने तीसरे बच्चे का नाम दे दिया, आपने दे दिया फॉर एग्जाम्पल तलहा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। वापस एसक्यूएल के अंदर गए, एसक्यूएल के अंदर जाने के बाद आपने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट, सेलेक्ट सारी फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कंट्रोल एंटर करोगे तो आपके पास सारा का सारा टेबल आ जाएगा। देखो नीचे रिकॉर्ड आ रहा है, आईडी विद नेम। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पर आसानी होती जा रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज करोगे तो आप लोगों को ये समझ आता जाएगा किस तरह से। अच्छा, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था वो क्या था हमारे पास, क्या था, सब क्वेरी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी आपके पास क्या होती है, एक ऐसी क्वेरी जो दूसरी क्वेरी के अंदर लिखी जाए उसको क्या कहते हैं, सब क्वेरी। सब हेडिंग सुना है, एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है। सब हेडिंग जो अपनी मेन हेडिंग से रिलेट करती हो या अपनी मेन हेडिंग के अंदर लिखी जाए वो सब हेडिंग कहलाती है। ठीक है, इसी तरह सब क्वेरी का मतलब है ऐसी क्वेरी जो दूसरी क्वेरी के अंदर लिखी जाए। ठीक है, ये तुम्हारा वाला काम हो रहा है, क्योंकि तुम उस दिन बोल रहे थे ना कि सर मैक्स मार्क्स वाला काम, हाँ, तो ये आप, अच्छा, अब सब क्वेरी का क्या मतलब है, क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्या मतलब है, क्वेरी के अंदर क्वेरी। अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी रिटन इनसाइड अनदर क्वेरी। ठीक है, उर्दू में बता दिया है, इट इज यूज टू फैच डेटा दैट विल बी यूज बाय द मेन क्वेरी। ठीक है, यानी कि पहले सब क्वेरी चलती है फिर मेन क्वेरी, यानी कि पहले इनर क्वेरी चलती है सब क्वेरी, और आउटर क्वेरी बाद में चलती है। ठीक है, क्योंकि जो मेन क्वेरी आउटर क्वेरी है वो डिपेंड कर रही होती है सब क्वेरी पे, कि सब क्वेरी मुझे आउटपुट देगी तो मैं कुछ करूंगा। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा किस तरह से। अच्छा, और जो सब क्वेरी होती है ना वो रिजल्ट सेट पे डिपेंड करती है, रिजल्ट सेट पे काम करती है। रिजल्ट सेट का मतलब है कि आपके पास से जो टेबल निकल के आता है ना सेलेक्ट करने के बाद,
ठीक है, इसको हम रिजल्ट सेट कहते हैं। यानी कि चलती ही सेलेक्ट के साथ है, किसके साथ चलती है, सेलेक्ट के साथ चलती है। A subquery gives a value or set of values that helps the main query to do its jobs. अब आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज होती हैं। सबसे पहले आपके पास होती है सिंगल रॉ सब क्वेरी। रॉ यानी रिकॉर्ड, रॉ यानी रिकॉर्ड, कॉलम यानी कॉलम्स के नेम, ठीक है। अ सब क्वेरी दैट रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू, यानी कि ऐसी क्वेरी जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड या एक वैल्यू रिटर्न करती हुई, ऐसी क्वेरी को, ऐसी सब क्वेरी को हम क्या कहते हैं, सिंगल रॉ सब क्वेरी। क्या कहते हैं, सिंगल रॉ सब क्वेरी। और जो आपको एक से ज्यादा रिजल्ट सेट रिटर्न करती हो, रिकॉर्ड्स रिटर्न करती हो, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल रॉ सब क्वेरी। क्या कहेंगे, मल्टीपल रॉ सब क्वेरी। बड़ा आसान है, ठीक है। when you need one specific value like maximum marks, minimum price, average score, ठीक है, इसके अंदर आप जो है एग्रीगेट फंक्शंस का ज्यादा यूज कर रहे होते हो। और जो सिंगल रॉ सब क्वेरी है, जब आप लिखोगे तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप ये वाले ऑपरेटर यूज कर सकते हो, इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स। इसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कुछ क्लॉज वगैरह यूज करोगे तो क्लॉजेज आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ये आपको सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अच्छा भाई, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एक टेबल है आपके पास, जिसकी आईडी है, नेम है और मार्क्स हैं, ठीक है, बच्चों के। अब यहाँ पर आपने एक ऐसी सब क्वेरी लिखी कि भाई मुझे जो है ना, जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा है उसका रिकॉर्ड निकाल के दे दो। क्या निकाल के दे दो, उसका रिकॉर्ड निकाल के दे दो। अच्छा भाई, बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद एक टेबल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, मैंने कहा क्रिएट कर दो एक टेबल स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट वन नाम का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो हमने चेंजेस करने ही नहीं है। एसटीडी आईडी होगी, इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। इसके अलावा बच्चे का क्या होगा, नेम होगा, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ हमने यहाँ पर कर दी 40। इसके अलावा मार्क्स कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लंबी नहीं, वरना हमें रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करने पड़ेंगे। इस क्वेरी को करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद नोटपैड पे आते हैं, इसको यहाँ करते हैं पेस्ट, और साथ में खोल लेते हैं हम चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को हम क्वेरी देंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई इसके लिए मुझे 20-30 रिकॉर्ड जो है वो बना के दे दो। 30 रिकॉर्ड्स। ठीक है भाई, तो इसने मुझे रिकॉर्ड्स बना के दिए, मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर पेस्ट किया, और बल्कि हमने टेबल नहीं क्रिएट किया, नहीं, इसको तो हमने क्वेरी को चलाया ही नहीं ना, ठीक है, इसको नहीं चलाया था। इसको अब चलाया, चलाने के बाद स्टूडेंट वन का टेबल आ गया। स्टूडेंट वन पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो STD1, एस टी डी आई डी, STD नेम और मार्क्स आ रहे हैं। इसके एसक्यूएल के अंदर जाते हैं। एसक्यूएल में जाने के बाद हम इंसर्ट वाली सारे रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। मेरे पास कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, 30 रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट वन पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखो 30 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी क्वेरी लिखूं कि भाई जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो बच्चा मुझे मिल जाए पूरे टेबल में से। कैसे लिखूंगा, अच्छा भाई आप कहते हो कि भाई बिना सब क्वेरी के लिखा जा सकता है क्या। मैंने कहा सेलेक्ट करो उस बच्चे का तमाम डेटा, यानी कि सारे कॉलम्स, किस में से, स्टूडेंट्स में से, किस में से, स्टूडेंट्स में से, जहां पर वेयर आपके पास जो मार्क्स हैं उस बच्चे के वो मैक्स हो। क्या हो, मैक्स हो, यानी कि सबसे ज्यादा। अब भाई हम लोग जो है ना इसको नए उसमें खोलते हैं टैब के अंदर, ताकि हम अलग से देख सकें। यहाँ पर देखो 92, यहाँ पर दिखा 92 से बड़ा 95 दिखा, 95 से बड़ी वैल्यू दिख रही है, नहीं, यानी कि 95, ये जो लिली है ना, इसके मार्क्स सबसे ज्यादा है पूरे टेबल में। ऐसा ही है भाई, आपने बोला कि सर 95 वाला, अब यहाँ पर आपने कर दिया 95, क्या कर दिया, 95 क्वेरी एग्जीक्यूट किया। अब आपको क्या कह रहा है कि अननोन कॉलम, अच्छा मार्क्स नहीं है, हाँ, सॉरी सॉरी, स्टूडेंट वन था टेबल में। कंट्रोल एंटर करते हैं तो यहाँ देखो भाई लिली तो मिल गया। लेकिन भाई सर आप, अच्छा इसी क्वेरी को अगर आपने एडिट करना हो तो यहाँ एडिट दबाना है, ठीक है। अगर नया खोलोगे तो फिर वही सब चला जाएगा। एडिट किया, भाई आपने बोला सर आपने तो ये खुद से लिख दिया देख के, अब 1000-2000 रिकॉर्ड होंगे, क्या मैं टेबल देखता फिरूंगा। भाई खुद से डायनेमिकली जो है ना वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
आपके पास कैलकुलेट होना चाहिए कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उस पूरे मार्क्स के कॉलम में। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स चीज निकालने का। एग्रीगेट फंक्शन तो पता है, लेकिन लगाओगे कैसे? यहाँ लगा दोगे ऐसे, मैक्स, ऐसे लगा सकते हैं? नहीं, आप वेयर के क्लॉज के आगे कंडीशन के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। आप एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको दिखाया था, आप सिर्फ कॉलम्स की जगह पे रख सकते हो, यानी कि इधर रख सकते हो। अब इसका क्या हाल है? देखो, अगर मुझे सिर्फ मैक्स मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं 95 करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ अपने नोटपैड पे। ठीक है, यहाँ नोटपैड पे कॉपी किया। ये क्वेरी मुझे क्या दे रही है? लिली का रिकॉर्ड दे रही है, लेकिन ये स्टैटिक है। अब कोई और बच्चा ऐड हो गया, फिर क्या करोगे? जिसके ज्यादा मार्क्स हुए, फिर डायनेमिकली आपके पास कैलकुलेट होना चाहिए दोबारा। अब क्या करोगे यहाँ पर? अब यहाँ पर आप ये करोगे, अच्छा एक सेकेंड, मुझे अगर मैक्स मार्क्स निकालने हैं, मैंने कहा सेलेक्ट करो मैक्स मार्क्स। क्या सेलेक्ट करो? मैक्स मार्क्स। ऐसे तो लगा सकता हूँ ना मैं, ऐसा ही है, कॉलम की जगह पे तो लगा सकता हूँ। मैंने कहा मैक्स मार्क्स सेलेक्ट करो, किसमें से? स्टूडेंट वन में से। एंटर किया, देखो मेरे पास मैक्स मार्क्स आ रहे हैं। मैक्स मार्क्स कितने? 95। ये मुझे डायनेमिकली क्वेरी जो है वो दे रही है। कौन सी क्वेरी? ये क्वेरी दे रही है। ये क्वेरी मुझे क्या दे रही है? 95 दे रही है। क्या दे रही है? 95, जो कि मैं पहले यहां पर स्टैटिक लिख रहा था। ये वाला नंबर मुझे ये वाली क्वेरी दे रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 95 मुझे ये वाली क्वेरी रिटर्न कर रही है। तो क्या मैं इस क्वेरी को कट करके 95 की जगह ब्रैकेट्स के अंदर अगर ये लिख दूं, देखो, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वन, ये क्वेरी मुझे क्या देगी? 95 रिटर्न करेगी। ऐसा ही है, जो भी मैक्स मार्क्स होंगे और वो यहां पर आके सेट हो जाएंगे इक्वल्स के बाद। तो मैंने क्या कहा? मैक्स मार्क्स बराबर होंगे 95 के, जो कि डायनेमिकली कैलकुलेट आएगा। ये इसको कहते हैं हम सब क्वेरी। ये आउटर क्वेरी है और ये आपके पास इनर यानी सब क्वेरी कहलाती है, क्वेरी के अंदर क्वेरी। और ये जो आउटर क्वेरी है ये बाद में चलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे जब तक कि आउटर क्वेरी चल ही नहीं सकती। पहले ये चलेगी, फिर ये चलेगी। बात समझ आई है? ये सब क्वेरी है, ठीक है। और सब क्वेरी हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आती है, ये आपने याद रखना है, ऐसे नहीं लिख देना मैंने। ठीक है, अच्छा भाई, ये क्वेरी चला के देखे हो? मैंने कहा ये क्वेरी चला दो भाई, देखो आ गया लिली का रिकॉर्ड। इस दफा डायनेमिकली आया। क्या मैंने 95 खुद लिखा था? भाई मैंने बोला था कि मैं चेक कर रहा हूँ। पहले मैंने सिंगल क्वेरी चलाई अलग अलग। ये वाली क्वेरी मुझे क्या दे रही थी? मैक्स मार्क्स दे रही थी, और मुझे मार्क्स को इक्वल करना है मैक्स मार्क्स के, और वो मैं एग्रीगेट फंक्शन डायरेक्टली नहीं लगा सकता बिना सेलेक्ट स्टेटमेंट के। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट दोबारा सब क्वेरी के अंदर पास कर दी। ठीक है, और यहाँ देखो ऑपरेटर मैंने इक्वल्स यूज किया है, जो हमने यहाँ पर देखा था। देख रो, इक्वल्स यूज किया, आप ग्रेटर देन लेस देन वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होगा। देखो, अभी हमें मैक्स मार्क्स से क्या रिटर्न हो रहा है? सिंगल रिकॉर्ड। ऐसा ही है, सिर्फ 95 मिल रहा था। इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल रॉ सब क्वेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल रॉ सब क्वेरी। ऐसी सब क्वेरी जो मुझे एक रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करती है। सही है। अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए क्या होगा? अच्छा भाई, नीचे आते हैं। ये देखो, ये एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर करी है, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स वगैरह। ठीक है, a subquery that returns more than one raw or value, it's is called a multiple raw subquery when you want to filter data using multiple values। ठीक है, तो आप इसको यूज करोगे और ऑपरेटर्स आप यूज करोगे इन, एनी एंड ऑल। ठीक है, इनमें ज्यादातर 90% केसेस में इन यूज होता है। क्या यूज होता है? इन यूज होता है। अब यहां पर देखो, इस क्वेरी के अंदर ही क्या कर रहा है? वो सेलेक्ट कर रहा है नाम को किस में से? स्टूडेंट्स के टेबल में से, जहां पर मार्क्स डिपेंड करते हैं, यानी कि हैं। अब क्या है? सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। जहां पर मार्क्स 80 से अबव है वो सारे बच्चे वो सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो, अब सब क्वेरी देखो, ये सब क्वेरी है अंदर वाली। सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। ये सब क्वेरी मुझे वो बच्चों के रिकॉर्ड देगी जिनके मार्क्स क्या है? 80 से अबव है। और ये मार्क्स देकर आउटर क्वेरी क्या ले रही है कि भाई मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जिनके मार्क्स ये होंगे। तो ये इस तरह से आपके पास लिख, ट्राई करें इसको। ये एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। क्या है आपके पास एग्जाम्पल? बताओ।
अच्छा, मुझे सर वो बच्चे देखने हैं, अभी सब क्वेरी चलाते हैं, पहले अलग से ना सब क्वेरी चला के देखते हैं, मुझे वो बच्चे देखने हैं, उन बच्चों के मार्क्स चाहिए जिनके मार्क्स 80 से अबव है। ठीक है, मैंने कहा सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, स्टूडेंट वन, जहां पर बच्चों के मार्क्स ग्रेटर हो किससे, 80 से। चलाते हैं इस क्वेरी को, देखो उन सब बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, नाम नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक सिंगल कॉलम रिटर्न कर रहा है। अब मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो फिर मल्टी रो मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी चलाऊंगा। सही है, क्योंकि और आपके पास जो सिंगल रो और मल्टीपल रो सब क्वेरी, उसके अंदर एक ही कॉलम मिलता है। अब मुझे मार्क्स का कॉलम तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर भाई ये आपको सिर्फ मार्क्स दिखा रहा है। अब इसके ब्याह पे बच्चों के नाम चाहिए, कैसे लाऊंगा, ये मुझे मार्क्स तो दे रहा है, और मुझे इसके बिहाफ पे क्या चाहिए, बच्चों के नाम चाहिए। ऐसा ही है, तो बच्चों के नाम कैसे सेलेक्ट करें, देखो अलग से लिख रहा हूं, सेलेक्ट नेम, नहीं क्या था, एसटीडी, सेलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, स्टूडेंट वन, ये मुझे मार्क नाम दे देगा। ऐसा ही है, और मैं यहां पर क्या करूंगा कि जहां पर बच्चों के मार्क्स, सॉरी, वेयर मार्क्स इन, ऐसा ही है, वेयर मार्क्स इन व्हाट, दिस, ये क्वेरी मुझे वो बच्चे देगी जिनके मार्क्स 80 से अब, यानी कि उनके मार्क्स देगी, और आउटर क्वेरी इन मार्क्स के बिहाफ पे उन मार्क्स के बच्चों के नाम ला के देगी। चलो भाई चेक करते हैं चलती है नहीं चलती। अब क्या कह रहा है ये, लगाया हुआ तो है, सॉरी। ठीक है, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखो उसने नाम ला दिया, नाम ला दिया। अब इसके साथ बच्चों के मार्क्स भी चाहिए, तो क्या करूंगा, स्टडी नेम के साथ कॉमा देके यहाँ पर मार्क्स भी लिख दूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखो वो सारे बच्चे आ रहे हैं जिनके मार्क्स 80 से अबव है। यहाँ पर अगर क्वेरी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, सब क्वेरी के अंदर 90 कर दूं, क्या कर दूं, 90, तो यहाँ पर आपके पास वो बच्चे आएंगे जिनके मार्क्स 90 से अबव है। ये कहलाती है आपके पास मल्टीपल रॉ सब क्वेरी, जो आपको ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करती है, एक से ज्यादा, और जो एक रिकॉर्ड रिटर्न करती है वो क्या करता है, कहलाते हैं सिंगल रॉ सब क्वेरी। बात समझ आ गई है, ठीक है, तो कभी भी इस तरह से आपने काम करना होगा तो आपने सब क्वेरी का यूज करना है। अब पढ़ने वाले हैं हम व्यूज इन माइस्क्यूएल। बेसिकली व्यू कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके पास टेबल्स ही होता है, लेकिन एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल का मतलब है ये आपको नजर तो आएगा, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर का रिकॉर्ड या ये खुद टेबल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब बात आती है सर अब ऐसा क्यों टेबल क्रिएट करेंगे किसी और टेबल से कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देखो जब आप एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाओगे, फॉर एग्जांपल आप एक एपटेक का सिस्टम बना रहे हो, तो एपटेक के अंदर डिफरेंट यूजर्स होंगे उस सिस्टम को यूज करने वाले। ठीक है, एसआरओ भी उस सिस्टम को यूज कर रहा है, सेंटर डायरेक्टर भी इस सिस्टम को यूज कर रहा है। तो कुछ ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि सेंटर डायरेक्टर सब कुछ देख सकता है, उस सिस्टम के अंदर सब कुछ एडिट कर सकता है, कुछ नया क्रिएट भी कर सकता है, लेकिन जो हम एम्प्लॉयज होते हैं उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम सिर्फ अपना डेटा देख सकते हैं। जो सेंटर डायरेक्टर होगा, ये जो हेड होगा या जो एडमिन होगा उस सिस्टम का, वो तमाम एम्प्लॉयज का डेटा देख सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, एडिट कर सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है उस सिस्टम से। ऐसा ही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक फैकल्टी हूँ, मेरी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे कि भाई मैं सिर्फ पोर्टल पे, एपटेक के सिस्टम पोर्टल पे सिर्फ अपने डेटा देख सकता हूँ। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीजें देख सकता हूँ, तो उस वक्त हम बनाते हैं व्यूज। ठीक है, और व्यूज आपके पास सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होते हैं, क्या होते हैं, रीड ओनली, यानी कि सिर्फ आप व्यूज को देख सकते हो, व्यूज में आप इंसर्ट नहीं कर सकते, व्यूज को आप डिलीट नहीं कर सकते, व्यूज में आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, और व्यू आपके पास बनता है किसी एग्जिस्टिंग टेबल से मिलके बनता है, यानी कि कोई पहले से टेबल रखा हुआ उसका व्यू बनता है। व्यू अलग से क्रिएट व्यू उस तरह से नहीं होगा। ठीक है, views in MySQL are indeed virtual tables that are used to view data from one or more tables. ठीक है, अच्छा, views do not have their data but rather store data virtually.
यानी कि उनका अपना डेटा नहीं होता। मैंने आपको बताया कि पहले से टेबल्स रखे हुए, उनका डेटा उठा के आपने नया व्यू बना दिया। ठीक है। Consisting of more rows and columns, views are very helpful in restricting access to our applications critical data to third party users। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक एडमिन है, एडमिन के लिए मैं एक थर्ड पार्टी यूजर हूँ उसके सिस्टम का, तो वो मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के देगा उस पोर्टल पे कि ये बंदा ये काम कर सकता है इस पोर्टल पे, या इसका डेटा देख सकता है, इस चीज का डेटा देख सकता है। तो उस वक्त हम जो है वो जब पीएचपी वगैरह कर रहे होंगे तो हम व्यूज का इस्तेमाल करेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, वो आपको कोई पोर्टल देते हैं जिसपे आपकी प्रोफाइल होगी। ठीक है, आपकी एम्प्लॉय प्रोफाइल होगी, तो एम्प्लॉय प्रोफाइल पे आपका नाम आ रहा होगा, आपका एड्रेस, आपका ब्लड ग्रुप, जो कार्ड्स वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपको इंसेंटिव देते हैं, वो सारी चीजें उस पर आ रही होंगी। लेकिन वो आप खुद से एडिट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको शो होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म के अंदर वो चीज जो है वो भर के देते हो, फिजिकली या वर्चुअली, और वो फिर आपकी प्रोफाइल पे डेटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपना डेटा सिर्फ देख सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे आप अपना नाम एडिट कर सकते हो ना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर एडिट कर सकते हो, ठीक है, आप अपने मैसेजेस को। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड जो है एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, तो वहां पर सिस्टम्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पर एम्प्लॉयज को हर चीज एडिट डिलीट करने की इजाजत या इंसर्ट करने की इजाजत नहीं होती। तो उस वक्त हमारे पास व्यूज काम आते हैं कि सिर्फ अगर इंफॉर्मेशन दिखानी है तो टेबल की बजाय हम उसका व्यू बना के यूजर को दिखा देते हैं, जिससे उसमें ना वो अपडेट कर पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा, ना इंसर्ट कर पाएगा। जितना रिकॉर्ड हम उसको दिखाएंगे सिर्फ उतना ही देख सकते हैं। Views in MySQL can be created by selecting some all the columns and some all the rows of the table by filtering out the rows based on some conditions। ठीक है, अच्छा भाई थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल बनाया हुआ जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, उसका नाम है, एज है और यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। अब इसके पास एक और टेबल है कोर्स डिटेल नाम का, जिसमें कोर्स आईडी है, कोर्स का नाम है, रेटिंग्स है और उसकी प्राइस है। और नीचे है एनरोलमेंट टेबल, उसने यहाँ पर एक फॉरेन की के नाम का बना दिया। अब यहाँ पर वो एक जो है व्यू क्रिएट कर रहा है। अब क्रिएट व्यू करने के लिए आप जो है आपके पास जो सिंटेक्स होता है वो होता है क्रिएट व्यू और व्यू का नाम। क्या लिखोगे? क्रिएट व्यू और व्यू का नाम, और उसके बाद लगाओगे एज। क्या लगाओगे? एज। और एज के बाद आप वो क्वेरी दोगे जो कि व्यू के अंदर जाएगी, वो सारा डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं व्यू के अंदर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चला जाए स्टूडेंट वन। क्या चला जाए? स्टूडेंट वन। क्रिएट किया व्यू, व्यू का नाम रखा एज। ये बाइंड करेगा इस क्वेरी को व्यू के साथ। ये जो यहाँ पर एज है ना, ये आपकी क्वेरी को आपके क्रिएट व्यू के साथ बाइंड करेगा। और व्यू के अंदर कौन सा डेटा जाएगा? सारा डेटा जो कि स्टूडेंट वन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये व्यू क्या करेगा, हर दफा स्टूडेंट वन के अंदर से सारा रिकॉर्ड फैच करके अपने पास रख लेगा। अच्छा भाई चेक करते हैं कैसे। यहाँ पर आए, आने के बाद एडिट पे क्लिक किया। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई एक क्रिएट करो, व्यू क्रिएट करो, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ऑल स्टूडेंट्स। क्या रख रहा हूँ? ऑल स्टूडेंट्स नाम रख रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एज। एज क्या? सेलेक्ट कर लो सारा रिकॉर्ड, किस में से? स्टूडेंट वन में से। किस में से? स्टूडेंट वन में से। ठीक है, चलाएं इसको। चलो भाई चलाते हैं, देखो चल गया। अब जैसे ही चल गया, साइड में आप देख सकते हो टेबल्स आ रहे थे, साथ में व्यूज का भी आ गया सेक्शन। ठीक है, अब व्यूज को आपने ओपन किया, यहाँ देखो आपके पास स्टूडेंट्स का व्यूज आ रहा है। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखना सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर व्यू के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर 1 से लेके 25 तक सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा ही है। कहाँ से आ रहे हैं? स्टूडेंट वन में से। स्टूडेंट वन में भी देखो 25 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, 25 नहीं थे, 30 थे, वो पेजिनेशन में आगे चले गए होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ 25 हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ ना, यहाँ पे 30 करता है। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हो। नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, मैंने 50 कर दिया तो पूरा रिकॉर्ड आ गया 30 का। अच्छा, अगर मेरे पास एक और रिकॉर्ड होता, देखो और स्टूडेंट्स में जाता हूं, अब व्यू में आ गया। ठीक है, व्यू में जाने के बाद इसको भी हमने 50 किया, तो यहाँ पर आपको पूरे 30 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब एक और रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहता हूँ, मुझे मार्क्स इंसर्ट करने और स्टूडेंट का नाम इंसर्ट करना है ना। तो स्टूडेंट वन में आया, उसके एसक्यूएल के अंदर आया, और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वन। और यहाँ पर इंसर्ट क्या क्या करना है मुझे?
स्टूडेंट वन के कॉलम्स का नाम क्या है? एसटीडी नेम और मार्क्स। क्या इंसर्ट करना है? एसटीडी नेम और मार्क्स। अब यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, और एक और मैं यहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ रिकॉर्ड, उसको मैं कह देता हूँ तलहा। क्या कह रहा हूँ? तलहा। और यहाँ पर जैसे ही मैं तलहा लिख के यहाँ पर 99 लिख देता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। स्टूडेंट वन में जाता हूँ, टेबल के अंदर, टेबल में जाने के बाद नीचे से देखूंगा तो यहाँ पर देखो तला लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अगर मैं व्यू में जाऊं, क्या व्यू में तला आना चाहिए? आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि व्यू जिस टेबल से आप उसको क्वेरी दोगे और रिकॉर्ड फैच करता है, रिकॉर्ड फैच करने का मतलब है जो भी क्वेरी दोगे उसके हिसाब से सारे रिकॉर्ड लाता रहेगा, भले रिकॉर्ड बढ़ जाए या कम हो जाए। ये एक और फायदा है। ठीक है, कि आपको बार बार इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा और रीड ओनली के लिए आप इसको भेज सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, यहां से ना मैं व्यू को डिलीट करना चाहता हूं, तो व्यू डिलीट करने के लिए आपके पास जो कमांड है, एसक्यूएल कमांड है, वो क्या है? देखो, व्यू स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है? टीडीएल कमांड ड्रॉप। क्या यूज होती है? ड्रॉप। मैंने कहा ड्रॉप कर दो व्यू को। किसको ड्रॉप कर दो? व्यू को ड्रॉप कर दो। और कौन से व्यू को? मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स वाले व्यू को क्या कर दो? ड्रॉप कर दो। देखो मेरा व्यू गायब हो गया साइड से। हो गया। अच्छा, अब व्यू ना जो मैंने कर दिया था कि व्यू बनाओ और सेलेक्ट सारा रिकॉर्ड कर लो स्टूडेंट वन में से, ये ऐसे नहीं करते। अब ना आप इस तरह से व्यू बनाते हो कि भाई जो पास, जो बच्चे पास हैं, मुझे उनका व्यू बनाना है, और वो मुझे पीएचपी के पेज पे भेजना है कि मेरा एडमिन सिर्फ वो बच्चे देख सके जो बच्चे पास हैं। कौन से बच्चे पास होंगे? जिनकी परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल सेट के लिए मैं रख देता हूँ 70 से अबव होगी, वो बच्चे पास होंगे मेरे लिए। क्या होंगे? वो बच्चे पास होंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या मैं ऐसा कुछ क्वेरी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसा कोई व्यू। मैंने कहा क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? व्यू। एक व्यू बनाओ, एक वर्चुअल टेबल बनाओ, और इसके अंदर रिकॉर्ड्स क्या जाएगा? अच्छा, वर्चुअल टेबल का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स पास। क्या रख दिया? ऐसे बच्चे जो पास हैं। और क्या लगाओगे बाइंड करने के लिए? एज के बाद वो क्वेरी लिखोगे जिस जो डेटा आपने इसके अंदर भिजवाना है। मैंने कहा सेलेक्ट करो सारा डेटा, किस में से? स्टूडेंट वन में से, जहां पर बच्चों के मार्क्स, जहां पर बच्चों के मार्क्स जो है वो ग्रेटर हो किससे? 70 से। किससे ग्रेटर हो? 70 से। लेट्स ट्राई भाई, क्या ये चलता है? देखो चल गया। चेक करते हैं भाई क्या ऐसा हुआ है। चेक करते हैं, व्यू में जाते हैं, स्टूडेंट पास का एक व्यू बन गया, यहाँ पर है, वापस गए, और यहाँ पर देखो अब आपको 70 से ऊपर वाले यहाँ बच्चे दिखेंगे, कोई भी 70 से नीचे वाला नहीं दिखेगा। यहाँ पे 40 वाला भी लगा सकते थे, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ऐसा कोई नंबर होगा, क्योंकि इसने सारे बड़े बड़े नंबर डाल दिए थे चैट जीपीटी ने। बस दिखाने के लिए 70 की जगह 45 रख देना, वो बच्चे पास होंगे। ऐसा ही उसका व्यू बना दिया। जो 45 से लेस देन होंगे उनका अलग व्यू बना दो जो फेल्ड है, और वो आपने भेज दिया पीएचपी के पेज पे और अलग से दिखा दी। इस तरह से आपको फ्रंट एंड पे ना फिल्ट्रेशन नहीं करनी। ये आपके लिए आसानी होगी। ये बात समझ आती है? ठीक है, हमने एक व्यू बना दिया उन बच्चों का जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा है। एक वर्चुअल टेबल बना दिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बस इसका ये इतना ही काम है कि आपने कंडीशन के बेस पे व्यू बनाया और उसको अपने फ्रंट एंड पे भेज दिया और शो करा दिया, है ना? अच्छा, वन मोर थिंग, हमने जो व्यू है वो क्रिएट करना सीख लिया, और व्यू को, व्यू में डेटा डालना सीख लिया, व्यू को ड्रॉप करना सीख लिया। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, यार हमने वो कॉपी नहीं की थी ना कमांड। जब आप व्यू क्रिएट कर लेते हो ना, तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए उसके रिकॉर्ड भी हासिल कर सकते हो। देखो उसने क्या कमांड चलाई है, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट पास। ठीक है, टेबल की तरह सिलेक्शन होती है इसमें। डन है, क्योंकि टेबल ये ना है वर्चुअल, एग्जिस्ट नहीं करता बस। डन है।
भाई एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, डेलीमीटर इन माई एसक्यूएल। क्या कॉन्सेप्ट है? डेलीमीटर इन माई एसक्यूएल। डेलीमीटर हेल्प्स टू क्रिएट द स्टोर्ड प्रोसीजर। क्या बनाने के लिए? किसमें हेल्प करता है? स्टोर्ड प्रोसीजर को बनाने। अब ये किस तरह से हेल्प करता है? डेलीमीटर अगर मैं आपको समझाऊं, आपने, आप इस सिंबल को क्या कहते हैं? क्या कहते हो? और ये क्यों लगाते हो? ताकि आप अपनी क्वेरी या अपनी स्टेटमेंट को एंड कर सको। ऐसा ही है। ठीक है। अब स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर ना हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्शन आती है, जिससे माइस्क्यूएल कंफ्यूज होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट एंड भी ना हो और हम आगे भी लिखना चाहते हैं। तो अगर, लेकिन टर्मिनेटर तो क्वेरी के आखिर में लगेगा ही लगेगा। तो अब क्या करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट, अब फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, ऐसा ही है। ठीक है। और मैंने टर्मिनेटर लगाया। मैं, टर्मिनेटर तो लाजमी है, लगेगा ही लगेगा अगर मुझे क्वेरी एंड करनी है। यहां पर मैं एक कीवर्ड होता है बिगिन, वो लिख दूं फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहता हूं ये पूरी एक क्वेरी है, लेकिन ये क्वेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पहली स्टेटमेंट में अगर मैंने टर्मिनेटर लगा दिया तो ये चीज अलग हो गई है। ये चीज अलग हो गई है। आपके पास लाइन एंड करने को ही हम डेलीमीटर कहते हैं, टर्मिनेशन को ही डेलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलीमीटर कहते हैं। अब डेलीमीटर जो डिफॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? डिफॉल्ट डेलीमीटर क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। क्या होता है? टर्मिनेटर डिफॉल्ट होता है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप माइस्क्यूएल को बोलो कि भाई ये कुछ केस के लिए, कुछ वक्त के लिए मैं टर्मिनेटर को डेलीमीटर की पोजीशन से हटाता हूं, मैं कोई अपना डेलीमीटर बना दूं। मैं डॉलर को डेलीमीटर बना दूं, मैं एट द रेट को डेलीमीटर बना दूं, मैं स्लैश को बना दूं, तो टर्मिनेटर की वजह से फिर लाइन एंड होगी। अगर मैंने डेलीमीटर यानी कि टर्मिनेशन सिंबल ही चेंज कर दिया किसी तरह, तो अगर मैं कहीं भी टर्मिनेटर लगाऊंगा तो क्या मेरी लाइन एंड होगी? नहीं होगी। क्यों? और अब वो उस सिंबल से होगी जो मैं डिफाइन करूंगा। ऐसा ही है। डेलीमीटर डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, यानी टर्मिनेशन सिंबल के लिए आप लिखते हो डेलीमीटर। क्या लिखते हो? डेलीमीटर। उसके आगे आप सिंबल लगा सकते हो। आप यहाँ डॉलर डॉलर लगा सकते हो, आप यहाँ स्लैश स्लैश लगा सकते हो, आप यहाँ पर जो है वो एट द रेट लगा सकते हो, आप यहाँ पर प्लस लगा सकते हो। लेकिन कंफ्यूजन के लिए, कम्युनिटी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आपके पास जो ज्यादातर 99% केसेस में डेलीमीटर टर्मिनेटर की जगह पे यूज होता है, वो डॉलर डॉलर या स्लैश स्लैश। लगा आप कोई भी सिंबल सकते हो, एनी ऑफ द सिंबल, एक का दुक्का के अलावा। ठीक है। लेकिन जो कम्युनिटी प्रैक्टिस में यूज होता है वो कौन सा है? डॉलर डॉलर और स्लैश स्लैश। ठीक है। इनमें से कोई आप एक यूज कर लो टर्मिनेटर की जगह। अगर मैंने ये लिख दिया माइस्क्यूएल की क्वेरी में, तो अब मेरा जो टर्मिनेशन सिंबल है वो चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अच्छा, अब यहां पर आपने डेलीमीटर चेंज किया। अब यहां पर अगर आप ये स्टेटमेंट इसके बाद लिखोगे ना, इसका मतलब है इस टर्मिनेटर की वजह से ये क्वेरी एंड ही नहीं हुई है। ठीक है। और सिंटेक्स में भी शामिल हो गया। ये क्वेरी एंड नहीं हुआ। अब ये पूरी एक क्वेरी है। क्या है? एक क्वेरी है। ठीक है। अभी बिगिन बिगिन को छोड़ दो, बताऊंगा शॉर्ट प्रोसीजर में आता है। अच्छा, उसके बाद, अच्छा सॉरी, ये बिगिन जो है ना आपके पास ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? ऊपर। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ एंड लगता है। क्या लगता है? जो चीज बिगिन होगी वो एंड होगी। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब ये देखिए, अब जैसे ही एंड हो जाता है ना, तो आपने डेलीमीटर क्लोज भी करना है। ये डेलीमीटर आपने ओपन किया था और ये आपने क्या कर दिया? क्लोज। ये आपने एक स्कोप बना दिया कि भाई ये क्वेरी, टर्मिनेटर की वजह से क्वेरी एंड नहीं होगी। टर्मिनेटर की वजह से क्वेरी एंड नहीं होगी क्योंकि आपने डेलीमीटर यानी टर्मिनेशन सिंबल ही चेंज कर दिया। अच्छा, एंड करने के बाद डेलीमीटर आपका अभी भी क्या है? डॉलर डॉलर है। एंड करने के बाद आपने दोबारा से डेलीमीटर लिखना है। ठीक है। और यहां पर डेलीमीटर आपने दोबारा से डिफॉल्ट वाला सेट करना है। ये आपने करना है। आपने डेलीमीटर एंड में क्या कर दिया? वापस से टर्मिनेटर कर दिया। क्या कर दिया? टर्मिनेटर। कुछ वक्त के लिए डॉलर रखा था, जैसे ही मेरा काम हो गया मैंने बाद में डेलीमीटर वापस क्या सेट करवा दिया? टर्मिनेटर सेट करवा दिया। एंड में ही काम करना होता है। तो ये आपके पास अब एक क्वेरी कहलाएगी। ठीक है। एंड जो करेगा क्वेरी को वो ये सिंबल करेगा। यहाँ पर स्लैश स्लैश भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ स्लैश स्लैश यूज करोगे तो आपके पास यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे? स्लैश स्लैश यूज।